Hello students, as you know this is your social science class and today we will read social science history our past volume 2nd class 7th, okay, and students chapter number 9, and you know chapter number 9, the making of regional cultures, okay, and students we have to read from page number 127, okay, and this is video third, page number 127, chapter 9 and video third of this chapter. all right students, so let's start. क्लासिकल डांसेस, अब हम पढ़ेंगे क्लासिकल डांसेस के बारे में, मीन्स शास्त्रीय नृत्य, ओके। तो चलिए देखते हैं क्लासिकल डांसेस क्या हैं। ऑलराइट, अभी हमने इससे पहले द स्टोरी ऑफ कथक पढ़ी थी जो कि क्लासिकल डांसेस का ही एक प्रकार है, ओके। वो भी कथक भी क्लासिकल डांस के अंदर आता है। चलिए इसके डिटेल पढ़ते हैं। द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म एज क्लासिकल इज ऑफन quite complicated. Do we define something as classical if it deals with a religious theme, or do we consider it classical because it appears to require a great deal of skill acquired through long years of training? Or is it classical because it is performed according to rules that are laid down and variations are not encouraged? These are questions we need to think about. It is worth remembering that many dance forms that are classified as folk also share several of the characteristics considered typical of classical forms. So while the use of the term classical may suggest that these forms are superior, this need not always be literally true. Okay, so let's read about classical dances and these explanations. The questions of defining any art form as classical is often quite complicated. तो स्टूडेंट्स किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, ठीक है, एक यह भी एक क्वेश्चन है, किस कला रूप को डू वी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल, ओके, इफ इट डील्स विद रिलीजियस थीम्स। ऑलराइट, तो इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं, ओके, मीन्स कि किस कला रूप को, किस डांस फॉर्म को, किस आर्ट फॉर्म को हम शास्त्रीय माने, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर देना हम सब के लिए बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय रिलीजियस हो, धार्मिक हो, इट डील्स विद अ रिलीजियस थीम, ओके, और डू वी कंसिडर इट क्लासिकल बिकॉज इट अपीयर्स टू रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एक्वायर्ड, ओके, थ्रू लॉन्ग ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, या फिर हम उसको शास्त्रीय कहें जिसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं कि क्या हम उसको क्लासिकल कहें जो धार्मिक मैटर से जुड़ा हो, धार्मिक थीम से जुड़ा हो, या फिर हम उसको क्लासिकल माने, उसे शास्त्रीय माने जिसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है और जिसके प्रशिक्षण में हमें कई वर्ष लग जाते हैं, या फिर or is it classical because it is performed according to rules that are laid down and variations are not encouraged, या फिर हम उसे शास्त्रीय कहें जो यह निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें वेरिएशंस यानी विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उठते हैं, ठीक है, और यही क्वेश्चंस कई इतिहासकारों के, कई खोजकर्ताओं के दिमाग में भी उठे, उनके मन में भी ये क्वेश्चन उठे कि किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए। पहला कि जिसे हम उसे शास्त्रीय माने कि जिसमें अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, या फिर हम उसे क्लासिकल माने जिसका विषय रिलीजियस हो, जिसका विषय धार्मिक हो, या फिर हम उसे शास्त्रीय माने जो निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। दीज आर क्वेश्चंस वी नीड
need to think about. It is worth remembering that many dance forms that are classified as folk also share several of the characteristics considered typical of classical forms. Okay, तो ये स्टूडेंट्स ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम विचार करें. ओके और यह भी स्मरणीय है, यह भी याद करने योग्य है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है उनमें तो विशिष्टताएं पाई जाती हैं, उनमें वेरिएशंस पाए जाते हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है. ठीक है. So while the use of the term classical may suggest that these forms are superior, this need not always be literally true. यद्यपि स्टूडेंट्स जो शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का को माना जाता है, फिर भी हमेशा यह शब्द सही नहीं होता. ठीक है. मीन्स कि अगर हम ये भी याद करें, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जिसमें ठीक है हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत से ऐसे नृत्य रूप हैं, बहुत से ऐसे डांस फॉर्म हैं जिन्हें हम लोक नृत्य की श्रेणी में रखते हैं. ठीक है. और उनमें विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है. ठीक है. जैसे इसमें हम बहुत अच्छा उदाहरण गरबा का दे सकते हैं. ठीक है. जो गुजरात का क्या है, फोक डांस है. ठीक है. गुजरात का वहाँ का क्षेत्रीय उसे हम डांस कह सकते हैं. तो उसके अपने विशिष्ट लक्षण हैं. यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, लेकिन फिर भी यह हमेशा इस शब्दार्थ के अकॉर्डिंग नहीं होता, इस अर्थ के अकॉर्डिंग नहीं होता. Other dance forms that are recognized as classical at present are. ठीक है. अब अगर हम उन नृत्य रूपों को देखें जिन्हें कि हमारे भारत में, हमारे उपमहाद्वीप में शास्त्रीय माना जाता है. ठीक है. तो उनमें है स्टूडेंट्स भरतनाट्यम. तमिलनाडु का यह नृत्य है, नृत्य शैली है तमिलनाडु का भारतीय भरतनाट्यम. कथकली है केरला का. ओडिसी उड़ीसा का. कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का. मणिपुरी मणिपुर का. ठीक है. तो ये क्या है, डांस फॉर्म है जिनको कि कैसे रिकॉग्नाइज किया गया है, शास्त्रीय नृत्य के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है. ठीक है. तो कौन से हैं स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सुनिए. अन्य नृत्य रूप, अन्य डांस फॉर्म जिसे हम शास्त्रीय मानते हैं, शास्त्रीय नृत्य से जिसे हम माना जाता है, जिनको जो शास्त्रीय नृत्य में लोकप्रिय हैं. ओके. अलग अलग क्षेत्रों से ये शास्त्रीय नृत्य बिलोंग करते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर. ओके. नाउ फाइंड मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज डांस फॉर्म. तो इनमें से किसी एक नृत्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करिए. तो हो सकता है स्टूडेंट्स आप में से कुछ लोग इस शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग भी ले रहे हो, तो उनको तो काफ़ी डिटेल्स इसके बारे में मालूम होगी. अदर स्टूडेंट्स आप कोशिश करिए, सर्च करिए इनमें से किसी एक नृत्य रूप के बारे में जानकारी प्राप्त करने की. ओके. नाउ नेक्स्ट पेज. पेंटिंग फॉर पैटर्न्स. ओके. पैटर्न्स मीन्स होता है स्टूडेंट संरक्षक. ओके. पेंटिंग फॉर पैटर्न्स द ट्रेडिशंस ऑफ मिनिएचर. ओके. मिनिएचर मीन्स लघु चित्र, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा. ओके. पेंटिंग फॉर पैटर्न्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर. संरक्षकों के लिए पेंटिंग या चित्रकला. एंड द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर लघु चित्रों की परंपरा. ओके. अगेन लिसन. पेंटिंग फॉर पैटर्न्स. ओके. संरक्षकों के लिए चित्रकला. द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर लघु चित्रों की परंपरा. चलिए पढ़ते हैं. अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वॉच दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. Miniature, as their very name suggests, are small-sized paintings, generally done in watercolor on cloth or paper. The earliest miniatures were on palm leaves or wood. Some of the most beautiful of these found in western India were used to illustrate Jain text. The Mughal emperors Akbar, Jahangir and Shah Jahan patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry. Okay. These were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes, scenes of battle or hunting, and other aspects of social life. They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few. Okay. The emperor and his
close associates. All right. So another tradition that developed in different ways was that of miniature painting. एक अन्य परंपरा जो कई रीति रिवाजों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा, मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, ये भी एक परंपरा है स्टूडेंट जो कई रीतियों से विकसित हुई थी, और वह क्या है, लघु चित्रों की परंपरा है। जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है कि लघु चित्र मीन्स छोटे आकार के चित्र। चलिए पढ़ते हैं। Miniature, as their very name suggests, are small sized paintings। ठीक है, तो मिनिएचर जैसे कि हम उसके नाम से ही मिनीएचर, मिनी मीन्स छोटा, तो छोटे आकार का चित्र, इसकी मीनिंग हम इसको समझ सकते हैं। मिनिएचर मीन्स आर स्मॉल साइज्ड पेंटिंग। तो मिनिएचर का अर्थ है छोटे आकार की चित्रकलाएं, जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर। ये जनरली साधारण रूप में इस मिनिएचर्स को, इन छोटे चित्रकलाओं को जल रंगों, वाटर कलर यानी जल रंगों से कपड़े या कागज पर बनाया जाता है। द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर ऑन पाम लीव्स और वुड। और जो प्राचीन लघु चित्र होते थे उन्हें पाम लीव्स में, ठीक है, पाम लीव्स मीन्स तालपत्र, ताम्रपत्र जो होते हैं, तालपत्र जिसे हम कहते हैं, अथवा लकड़ी की तख्तियों पर इनको बनाया जाता था, या तो लकड़ी पर या फिर पाम लीव्स, ताड़ के पत्तों पर इस चित्रकला को किया जाता था। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। ओके, इनमें से सबसे अधिक सुंदर चित्र पश्चिम भारत में पाए गए। वर यूज्ड टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट, और जिनको कि जैन ग्रंथों को चित्रित करने के लिए, जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए या उनमें चित्रकला बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। ओके, The Mughal emperors Akbar, Jahangir and Shahjahan patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscript containing historical accounts and poetry. Okay, the Mughal emperor Akbar, Jahangir and Shahjahan, मुगल सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने पैट्रोनाइज्ड हाई स्किल्ड पेंटर्स, ठीक है, उन्होंने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, उस समय क्या करते थे, जो शासक लोग थे, राजा लोग थे, सम्राट लोग थे, वे हाईली लर्नड लोगों को या स्किल्ड पेंटर्स को या आर्टिशन को बहुत संरक्षण प्रदान करते थे ताकि वे उनके राज्य में रहें और इन कलाओं का विकास करें। ओके, तो ऐसे ही मुगल एम्पेरर अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने इन अत्यंत कुशल पेंटरों का संरक्षण किया, हु प्राइमरीली इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोएट्री। ओके, जो प्राइमरी रूप से, प्राथमिक रूप से इतिहास को और काव्यों की पांडुलिपियाँ, ठीक है, हमने पांडुलिपि बताया था ना स्टूडेंट्स, पांडुलिपि क्या होता है प्रीवियस क्लासेस में, जो हैंड रिटन बुक्स होती हैं, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पांडुलिपि। ठीक है, तो उन्होंने इन पांडुलिपियों को चित्रित करने के लिए इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। ओके, These were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes, scenes of battle or hunting and other aspects of social life. Okay, और जो ये पांडुलिपियाँ होती थी स्टूडेंट्स, ये अक्सर ब्रिलियंट कलर्स मीन्स कि आमतौर पर बहुत ही चटक रंगों में, डार्क रंगों में, एट्रैक्टिव रंगों में इन्हें चित्रित किया जाता था, और उन पेंटिंगों में उनके कोर्ट के सीन यानी उनके दरबार के सीन होते थे, सीन्स ऑफ बैटल यानी लड़ाई युद्ध के सीन होते थे, और हंटिंग और शिकार के दृश्य, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ और सामाजिक जीवन के दृश्यों को उसमें चित्रित किया जाता था। They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. Okay, और अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, इनको उपहार भी दिए जाते थे, उपहार के रूप में इन पेंटिंग्स को दिया जाता था, और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। ओके, With the decline of the Mughal Empire, many painters moved out to the courts of the emerging regional states. Okay, as a result, Mughal artistic taste influenced the regional courts of the Deccan and the Rajput courts of Rajasthan. At the same time, they retained and developed their distinctive characteristics.
Portraits of rulers and court scenes came to be painted following the Mughal example. Besides, themes from mythology and poetry were depicted at centers such as Mewar, Jodhpur, Bundi, Kota, and Kishangarh. Okay, with the decline of the Mughal Empire, many painters moved out to the courts of the emerging regional states. Okay, see also chapter 10. तो स्टूडेंट्स, हम जब चैप्टर 10 देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ, डिक्लाइन मीन्स पतन, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेकों चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए थे. ठीक है, कौन गए थे? मुगल साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ तो अनेकों जो पेंटर्स थे, जो चित्रकार थे, उन्होंने फिर मुगल दरबार छोड़ दिया और जो नए राज्य या जो क्षेत्रीय राज समृद्ध हो रहे थे वे उनके दरबार में चले गए. एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस्ड द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान. ओके, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मुगलों की जो कलात्मक रुचियां थी, मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूत दरबारों को प्रभावित किया, क्योंकि अब वे उनके साथ चले गए थे. तो ये जो चित्रकलाएं थी, जो इनकी कलात्मक रुचियां थी, ये उनके साथ क्या हो गई? राजस्थान और दक्षिण के क्षेत्रीय राज्यों के साथ क्या हो गई? ये प्रभावित हुई, उनकी कलाओं के साथ ये प्रभावित हुई. एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड. ठीक है, लेकिन क्या हुआ? इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया. ओके, एंड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल, और इसी के साथ मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए, बिसाइड्स थीम फ्रॉम माइथोलॉजी एंड पोइट्री वर डेपिसिटेड एट सेंटर्स सच एज मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़. तो मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे. और इनके साथ साथ स्टूडेंट्स मेवाड़, ओके, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे सेंटर्स में, जैसे केंद्रों में माइथोलॉजी मीन्स पौराणिक कथाओं एंड पोएट्री मीन्स काव्य, ठीक है, गीत काव्य. तो पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर बनता रहा, जारी रहा. तो मुगल उदाहरणों के अनुसार, ओके, मुगल उदाहरण का इन्होंने एग्जाम्पल लिया, अनुसरण किया, तो उसके अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे. ओके, और इनके साथ साथ फिर मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं, माइथोलॉजीज एंड काव्यों और पोएट्री के विषयों का चित्रण भी किया जाने लगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर एक चित्रकला यहाँ पर बनाई गई है. दिस इज अकबर्स रिसाइटिंग ड्यूरिंग अ हंट मुगल मिनिएचर. तो शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल के लघु चित्र. जब वे शिकार में गए हैं तो जब वे कुछ देर वहाँ पर आराम कर रहे हैं तो वो पेंटिंग्स वहाँ पर बताई गई है, उसी पेंटिंग को यहाँ पर बनाया गया है. ओके, another reason that attracted miniature paintings was the Himalayan foothills around the modern day state of Himachal. Okay, state of Himachal Pradesh. By the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature painting called Basoli. The most popular text to be painted here has Bhanu Datta's Ras Manjari. Nadir Shah invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainties of the plains. Okay, so another reason that attached miniature painting was the Himalayan foothills around the modern day state of Himachal Pradesh. और ऐसा ही एक क्षेत्र था, another reason, ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था that attracted miniature painting was the Himalayan foothills around the modern day state of Himachal Pradesh. ठीक है,
तो ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था जो आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द, मतलब उसके आसपास हिमालय की फुटहिल्स मीन्स तलहटी, हिमालय की तलहटी का एक लघु चित्र था, एक उसका एक इलाका था। ठीक है, तो ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था जो आधुनिक हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के आसपास हिमालय की तलहटी का एक इलाका था। बाय द लेट 17th century, okay, by the late 17th century this region had developed a bold and intense style of miniature painting called बासोली। ठीक है, 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में एक लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और एक भाव युक्त शैली का विकास हो गया, भाव प्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बसोहली शैली। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण शैली का विकास हुआ, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। ठीक है, the most popular text to be painted here was Bhanu Datta's Ras Manjari, Nadir Shah's invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills of escaped the uncertainties of the plains। ठीक है, और इसी प्रकार वहाँ पर जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानु दत्त की रस मंजरी। कौन सी थी? भानु दत्त की रस मंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं, अनसर्टेनिटी से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर उन्होंने क्या कर दिया? पलायन कर दिया। एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, तो क्या हुआ था? 1739 में नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था, इन्वेजन मीन्स आक्रमण, जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था, आक्रमण हुआ था, तो और दिल्ली विजय के, ठीक है, परिणाम स्वरूप मुगल जितने भी कलाकार थे वे मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए कहाँ की ओर चले गए? पहाड़ी क्षेत्रों की ओर उन्होंने पलायन कर लिया। ओके, Here they found ready patterns which led to the founding of the Kangra School of Painting। और इस प्रकार उन्होंने वहाँ पर जब पलायन किया तो पलायन करने के बाद वे लोग किसके संरक्षण में चले गए? उनको वहाँ पर बहुत सारे आश्रयदाता मिले, बहुत सारे पैटर्न्स उनको वहाँ पर मिले, तो उन्हें वहाँ जाते ही कई आश्रयदाता तैयार मिले, जिनके फलस्वरूप वहाँ पर चित्रकारी की कांगड़ा शैली, ठीक है, कांगड़ा शैली विकसित हो गई। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वहाँ पर विकसित हुई क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत अच्छा संरक्षण मिला। ठीक है, बाय द मिड 18th century द कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड अ स्टाइल which breathed a new spirit into miniature painting. The source of inspiration was the Vaishnavite traditions, soft colors including cool blues and greens and a lyrical treatment of themes distinguished कांगड़ा पेंटिंग्स। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? जैसे ही वे मैदानों को छोड़कर पहाड़ों की ओर गए तो वहाँ जाते जाते उन्हें काफ़ी पैटर्न्स मिले, काफ़ी आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर कांगड़ा शैली का क्या हुआ? विकास हुआ। ओके, बाय द मिड 18th century, ऑलराइट, 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक, ऑलराइट, 18वीं शताब्दी के मिड भाग तक, मध्य भाग तक, द कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड अ स्टाइल विच ब्रीथ अ न्यू स्पिरिट इनटू अ मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली। ओके, जिससे क्या हुआ? नई शैली विकसित करने के बाद विच ब्रीथ अ न्यू स्पिरिट इनटू अ मिनिएचर पेंटिंग, जिसने कि मिनिएचर पेंटिंग में, लघु चित्रकारी में एक जान डाल ली, सांस डाल ली। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉच द वैष्णवाइट ट्रेडिशंस। ठीक है, और जो इस प्रेरणा का स्रोत था, ठीक है, वह वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी, वैष्णवाइट ट्रेडिशन, वे वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स, वहाँ पर ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का, सॉफ्ट कलर्स, कोमल रंगों का प्रयोग किया गया। कोमल रंग में जैसे कि कूल ब्लूज, नीला रंग, ठंडा नीला का रंग, एंड ग्रीन और हरा रंग,
ठीक है, जो कि वहाँ पर अच्छे नीले रंगों और हरे रंगों का यानी कोमल रंगों का प्रयोग किया गया एंड लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग। और इस प्रकार वहाँ पर उन विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की यह एक बहुत ही मुख्य विशेषता बन गई। रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमेन एंड मैन पेंटेड एज वेल ऑन पॉट्स वॉल्स फ्लोर्स क्लोथ वर्क्स ऑफ आर्ट दैट हैव occasionally survived, unlike the miniatures that were carefully preserved in palaces for centuries. तो रिमेंबर याद रहे कि जो ऑर्डिनरी वुमेन एंड मैन थे मीन्स कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों दीवारों कपड़ों फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। ठीक है, एंड किस पे करते थे वे अपनी कलाकारी? बर्तनों में, वॉल्स में, फ्लोर्स में, फर्श में, क्लोथ में, कपड़ों में, वर्क्स ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव्ड। ठीक है, तो कला के इन नमूनों में कुछ ही बच पाते थे। ऑल राइट, और अनलाइक द मिनिएचर्स, और इसके अपोजिट मिनिएचर दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस फॉर सेंचुरीज, इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे जिससे कि वे सदियों तक सुरक्षित रहें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम इस बात को याद रखें, स्मरण रखें कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों दीवारों कपड़ों फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे और कला के इन नमूनों में कुछ ही बच पाते थे। ठीक है, बाकी सभी इस पर बन जाते थे। इसके अपोजिट, इसके विपरीत लघु चित्र जो थे वे राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे जिससे कि वे सदियों तक सुरक्षित रहें। ओके, now today class is over students. Tomorrow I will be back with other topics. Okay, so till then students, revise your work and take care. Thank you so much.